कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BSOC 112 का मोस्ट में क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे और मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन आता ही है, 100% आता है। सो ये आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और पहले का वीडियो भी देख सकते हैं आप, पहले का वीडियो चेक कर सकते हैं। जो जो एग्जाम हो चुके हैं, क्वेश्चन मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, ताकि आपको क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप कंफर्म हो जाए कि मेरे क्वेश्चन से मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन आते हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोड BSOC 112 है। आपका जो टाइटल है, देखिए एग्जाम जो होगा 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ध्यान देना। और आपका जो टाइटल है समाज शास्त्री अनुसंधान, समाज शास्त्री, ठीक है, समाज के बारे में ज्ञान है ना, और उनके अनुसंधान की विधियां, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में, इस बुक में, है ना, इस कोड में। सो इसका क्या है स्टूडेंट, देखिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है। मोस्ट क्वेश्चन आंसर ये आपको आपका है दिसंबर अगर 25 में प्रिपरेशन कर रहे हैं या जून 26 में कर रहे हैं, दोनों एग्जाम के लिए, आपके लिए दोनों साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और देखिए वीडियो में आए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो का लाइक करेंगे तो वीडियो जितना जल्दी आप जितना लाइक करेंगे उतना ज्यादा वीडियो आगे बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, और एयरपोर्ट्स या ब्लूटूथ का यूज कर लीजिए ताकि मैं पढ़ूं तो आपको समझ में आए ध्यान से। और लास्ट में आपको PDF में बता दूंगा कि PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दुर्खिम के सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया के विचारों पर चर्चा कीजिए। तो दुर्खिम के सामाजिक अनुसंधान, तो समझिए, दुर्खिम आधुनिक समाजशास्त्र के, जो दुर्खिम जो थे वो आधुनिक समाजशास्त्र के क्या थे, संस्थापक माने जाते थे। ठीक है, वे मानते थे कि समाज का जो अध्ययन वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ तरीके से होना चाहिए। दुर्खिम क्या चाहते थे कि समाज का जो अध्ययन हो वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ होने तरीके से होना चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक तथ्यों यानी कि सामाजिक फैक्ट, सोशल फैक्ट्स की चीजों की तरह देखा जाना चाहिए, यानी शोधकर्ता को व्यक्तिगत भावनाओं से दूर रहना चाहिए, है ना। दुर्खिम कहते हैं कि हर सामाजिक तथ्य का एक कारण होता है और शोध का काम उन कारणों को खोज निकालना है। जो शोध करता है मतलब शोध करने वाला जो व्यक्ति होता है, उनका क्या कारण होता है कि उन कारणों को खोजे वो। वे अनुसंधान में परीक्षण, तुलना, वर्गीकरण और सांख्यिकी विश्लेषण को बहुत आवश्यक मानते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने आत्महत्या का अध्ययन करते हुए दिखाया कि यह घटना व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक प्रकारणों से प्रभावित होती है। उनके अनुसार अनुसंधान प्रक्रिया में पहले समस्या को साफ करना चाहिए, फिर डेटा इकट्ठा कर तर्कपूर्ण तरीके से उसका विश्लेषण करना चाहिए। शोधकर्ता को पूर्वाग्रह से दूर रहकर समाज को समझना चाहिए। इस तरह दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया और दिखाया कि समाज में भी नियमों के आधार पर चलता है जिन्हें वैज्ञानिक रूप से खोजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण में अनुभवजन्य अनुसंधान के महत्व की क्या कीजिए, जांच कीजिए। अनुभवजन्य अनुसंधान वो होता है जिसमें सिद्धांतों को वास्तविक जीवन के तथ्यों, आंकड़ों और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित किया जाता है। समाजशास्त्री सिद्धांत तभी मजबूत माना जाता है जब वह सामाजिक वास्तविकता से जुड़ा हो। अनुभवजन्य अनुसंधान यह सुनिश्चित करता है कि सिद्धांत केवल कल्पना या निजी विचार न होकर सामाजिक तथ्यों पर आधारित हो। इससे शोधकर्ता को समाज की जटिलता को नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर हम गरीबी पर सिद्धांत बनाना चाहते हैं तो हमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार और सांख्यिकी विश्लेषण के माध्यम से वास्तविक जानकारी एकत्र करनी होगी। यह शोध सिद्धांतों की वैधता की जांच करने में मदद करता है। यदि किसी पुरानी थ्योरी के बारे में संदेह हो तो अनुभवजन्य अध्ययन उसके सही या गलत होने को साबित कर सकता है। अनुभवजन्य अनुसंधान के कारण समाजशास्त्र अधिक वैज्ञानिक बनता है। यह समाजशास्त्री ज्ञान को ठोस आधार देता है, जिसे सिद्धांतों को सटीक बनाता है और सामाजिक नीतियों को बनाने में उपयोगी साबित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, नृजातीय पद्धति के विकास पर चर्चा कीजिए।
नृजातीय पद्धति मानव शास्त्र से विकसित हुई। नृजातीय जो पद्धति है एंथ्रोग्राफी, वो मानव शास्त्र से ही क्या हुआ था, विकसित हुआ और बाद में समाज शास्त्र में अपनाई गई। बाद में ये समाज शास्त्र में अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसी समुदाय या समूह या संस्कृति को अनेक दैनिक जीवन के भीतर जाकर समझना है। इस पद्धति की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानव शास्त्रियों ने की। जब वे दूर दराज के मध्य समाजों का अध्ययन करने लगे, वे लंबे समय तक उन समुदायों के बीच रहकर उनकी भाषा, परंपराएं, मान्यताएं और जीवन शैली को समझते थे। बाद में ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की जैसे विद्वानों ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने प्रतिभागी प्रेक्षण की तकनीक विकसित की, जिसमें शोधकर्ता समुदाय के बीच रहकर उनकी गतिविधियों को क्या किया, अनुभव करता है। 20वीं शताब्दी में यह पद्धति शहरी समाजशास्त्र में भी उपयोग होने लगी, जैसे शिकागो स्कूल के शोध में। यह पद्धति गुणात्मक शोध पर आधारित है और सामाजिक वास्तविकता को गहराई से समझने का अवसर देती है। नृजातीय पद्धति का विकास इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह समाज को उसकी आंतरिक दृष्टि से समझने में मदद करती है, न कि बाहरी नजरिए से। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, नारीवादी प्रणाली की पुरुषवादी पद्धतियों को आलोचना पर चर्चा कीजिए। पद्धतियों की नारीवादी कार्यप्रणाली की पुरुषवादी पद्धतियों की आलोचना पर क्या कीजिए, चर्चा। नारीवादी कार्यप्रणाली का मानना है कि पारंपरिक या पुरुषवादी शोध पद्धतियां समाज को केवल पुरुषों के अनुभवों के आधार पर समझती है। इससे महिलाओं की आवाज, अनुभव और समस्याएं सोच से बाहर रह जाती है। नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कि पुरुषवादी पद्धतियां वस्तुनिष्ठता के नाम पर महिलाओं की भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभवों को महत्व नहीं देती। इसके विपरीत नारीवादी पद्धति मानती है कि शोधकर्ता का लिंग और अनुभव भी अनुसंधान को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें स्वीकारना चाहिए। यह भी आलोचना करती है कि पुरुषवादी शोध विषयों का चयन भी पक्षपातपूर्ण होता है, जैसे राजनीतिक युद्ध या फिर अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान, जबकि घरेलू काम, देखभाल, लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दे अनदेखे रह जाते हैं। नारीवादी कार्यप्रणाली यह सुझाव देती है कि शोध में समानता, संवाद या फिर संवेदनशीलता और अनुभवों की विविधता को शामिल किया जाना चाहिए। इससे समाज को अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है। प्रायोगिक शोधकर्ता क्या है? प्रायोगिक शोध वह पद्धति है जिसमें शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में किसी घटना या व्यवहार को परखता है। इसमें एक चर को बदला जाता है और दूसरे पर उसके प्रभाव को मापा जाता है। इस शोध में आमतौर पर दो समूह होते हैं, नियंत्रण समूह और प्रयोग समूह। प्रयोग समूह विशेष शर्तें लागू की जाती है। प्रयोग समूह में विशेष शर्तें लागू की जाती है, जबकि नियंत्रण समूह सामान्य स्थिति में रखा जाता है। यह पद्धति कारण प्रभाव प्रबंधन को समझने के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम जानना चाहते हैं कि किसी नई शिक्षण पद्धतियों का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम एक समूह पर नई पद्धति लागू कर सकते हैं और दूसरे समूह को पुराने तरीके से पढ़ा सकते हैं। प्रायोगिक शोध का फायदा यह है कि यह परिणामों को अधिक सटीक और दोहराने के योग्य और वैज्ञानिक बनाता है। हालांकि यह हमेशा संभव नहीं होता क्योंकि समाज में सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध दो प्रमुख पद्धतियां हैं। मात्रात्मक शोध संख्याओं, आंकड़ों और सांख्यिकीय तरीकों पर आधारित होता है। इसमें बड़े नमूने, सर्वेक्षण और प्रभावशाली प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य मापना, तुलना करना और समान निष्कर्ष निकालना होता है। गुणात्मक शोध अनुभवों, विचारों और व्यवहारों को गहराई से समझने पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। इसमें साक्षात्कार, प्रेक्षण और केस स्टडी का उपयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य किसी घटना के अर्थ और संदर्भ को समझना है।
मुख्य अंतर यह है कि मात्रात्मक शोध क्या है और कितना को मापता है, जबकि गुणात्मक शोध क्यों है और कैसे को समझता है। मात्रात्मक शोध अधिक संरचित और नियंत्रित होता है, जबकि गुणात्मक शोध अधिक लचीला और प्राकृतिक परिस्थितियों में होता है। दोनों ही सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है और कई बार दोनों का संयुक्त प्रयोग भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सिद्धांत के तत्वों को रेखांकित कीजिए। सिद्धांत एक व्यवस्थित ढांचा है जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। इसके कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, संकल्पनाएं। ये वे बुनियादी विचार है जिनकी सहायता से हम किसी घटना को समझते हैं, जैसे वर्ग, शक्ति और संस्कृति। दूसरा आपका है परिकल्पनाएं। ये अस्थायी कथन होते हैं जो बताते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के बीच संबंध हो सकता है। चर, वे तत्व जिन्हें मापा या बदला जा सकता है। मान्यताएं, वे आधार जिन पर सिद्धांत टिका है। तर्कपूर्ण व्याख्या, सिद्धांत तर्कपूर्ण व्याख्या में सिद्धांत घटनाओं के बीच संबंधों को तार्किक रूप से स्पष्ट करता है। छठा पॉइंट आपका है सामान्यीकरण। सिद्धांत समाज के व्यापक पैटर्न को समझने में क्या करता है, मदद। इन तत्वों के आधार पर सिद्धांत सामाजिक वास्तविकता को व्यवस्थित रूप से समझने का क्या करता है, माध्यम बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविकता वही वस्तुनिष्ठता पर वेबर के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। मैक्स वेबर के समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि समाज को पूरी तरह वस्तुनिष्ठ रूप से समझना कठिन है। वेबर ने मूल्य निरपेक्षता की सिद्धांत दिया। वेबर ने क्या किया, मूल्य निरपेक्षता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत मूल्य, भावनाएं और पूर्वाग्रह सोच से अलग रखने चाहिए, लेकिन यह स्वीकार करना भी आवश्यक है कि शोधकर्ता की पृष्ठभूमि कुछ हद तक अनुसंधान को क्या करती है, प्रभाव कर सकती है। वेबर ने आदर्श प्रकार की अवधारणा दी जो वास्तविकता को समझने का विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि इससे शोधकर्ता वास्तविक डेटा की तुलना किसी तर्कसंगत मॉडल से कर पाता है। वे कहते हैं कि समाजशास्त्र में हम मनुष्य के अर्थों, उद्देश्यों और प्रक्रियाओं को समझते हैं, इसलिए पूरी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, लेकिन अधिकतम वस्तुनिष्ठता की कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर, मात्रात्मक अनुसंधान क्या है, इसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। मात्रात्मक अनुसंधान वह पद्धति है जिसमें शोध संख्यात्मक आंकड़ों और सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं को मापना और समान निष्कर्ष निकालना होता है। इसकी मुख्य विशेषता है, पहली विशेषता है संख्यात्मक डेटा का उपयोग। प्रश्नावली, सर्वेक्षण आदि से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। बड़े नमूने, अधिक लोगों से जानकारी ली जाती है जिससे निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय बनते हैं। तीसरा, सांख्यिकी विश्लेषण, डेटा को टेबल, ग्राफ, प्रतिशत आदि के माध्यम से विश्लेषित किया जाता है। चौथा, उच्च वस्तुनिष्ठता, शोधकर्ता का व्यक्तिगत प्रभाव कम होता है। पांचवा, पुनरावृत्ति योग्य, यह शोध दोबारा यह शोध दोबारा किया जाए तो समान परिणाम आ सकते हैं। छठा है तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी, विभिन्न समूहों, क्षेत्रों या समय अवधियों की तुलना आसानी से की जा सकती है। मात्रात्मक अनुसंधान समाज के पैटर्न, प्रवृत्तियों और व्यवहारों को समझने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक पद्धति क्या है, उस संदर्भ पर चर्चा कीजिए कि जिसमें इसका प्रयोग किया जा सके। ऐतिहासिक पद्धति वह शोध पद्धति है जिसमें समाज, संस्कृति या किसी घटना को उसके अतीत के संदर्भ में समझा जाता है। इसमें दस्तावेज यानी वेरिफिकेशन, अभिलेखों, रिपोर्टों और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य यह जानना है कि कोई सामाजिक घटना कैसे विकसित हुई और वर्तमान रूप तक कैसे पहुंची। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था, सामाजिक आंदोलन या आर्थिक परिवर्तन को समझने के लिए ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक होता है।
इसका प्रयोग तब किया जाता है जब शोध का विषय समय के साथ बदलता रहा हो और वर्तमान को समझने के लिए अतीत का विश्लेषण जरूरी हो। समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति और संस्कृति अध्ययन में इसका विशेष उपयोग होता है। ऐतिहासिक पद्धति शोध को गहराई देती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि दस्तावेज कभी-कभी अधूरे या पक्षपाती हो सकते हैं। इसलिए शोधकर्ता को सावधानी से सत्यापन करना चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 15 नहीं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट, और देखिए ये जो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपका आएँगे। सो आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना है मन लगाकर। तो 10 क्वेश्चन जल्दी से तैयार कीजिए और इस जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप जो कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और देखिए पीडीएफ जो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको पासवर्ड माँगेगा, पासवर्ड आपको इंस्टा में मिल जाएँगे। सो ये इंस्टा में मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल में बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।